Bismillahirrahmanirrahim. Now we are starting our another lecture on the pharmacokinetics of IV infusion, and we are almost at the end of this chapter. And now we are starting from the topic of estimation of drug clearance and volume of distribution from infusion data. The plasma concentration of a drug during constant infusion was described in terms of volume of distribution and elimination rate constant in equation 6.2. जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, विच वॉज 6.2 को अगर हम जाएं दोबारा देखें तो वो इक्वेशन ये वाली है, ये तो 6.13 है, दिस इज़ द इक्वेशन 6.2. सी पी इज इक्वल टू आर अपॉन वी डी के 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के टी. तो ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास मौजूद है, जिसको हम यूटिलाइज करते हैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिटरमिन करने के लिए. ऑल्टरनेटिवली द इक्वेशन में बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ क्लियरेंस बाय सब्स्टिट्यूटिंग के इनटू इक्वेशन 6.2 बाय बिकॉज के इज इक्वल टू सी एल टी अपॉन वी डी. तो हमने के की जगह सी एल टी अपॉन वी डी रखा. यहाँ तो खैर के वी डी था तो सी एल टी आ गया, और ये के की जगह सी एल टी अपॉन वी डी रख दिया. The drug concentration in this physiological model is described in terms of volume of distribution and the clearance. तो इस मॉडल में जो ड्रग की क्लियरेंस है और जो कंसंट्रेशन है वो डिस्क्राइब हो रही है क्लियरेंस एंड क्लियरेंस अपॉन वी टी. The independent parameters are clearance and volume of distribution, and K is viewed as dependent variable that depend on clearance and V D. इसमें जो वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो क्लियरेंस और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और के जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है. अच्छा, इन दिस मॉडल द टाइम फॉर स्टेडी स्टेट एंड रिजल्टिंग स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन विल बी डिपेंडेंट ऑन बोथ क्लियरेंस एंड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. जो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जो होगी वो अचीव होने में के लिए जो डिपेंडेंट है, ये एक तो क्लियरेंस पे डिपेंडेंट है, दूसरा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे. When a constant volume of distribution is evident, the time for steady state is taken is then inversely related to the clearance. तो CPSS जो होगा वो इससे इन्वर्स, अगर ये VD कांस्टेंट हो जाए तो फिर क्लियरेंस जो होगी वो उस पर टोटली ये डिपेंडेंट होगा, और क्लियरेंस कम होगी तो स्टेडी स्टेट बढ़ जाएगा, क्लियरेंस ज़्यादा होगी तो स्टेडी स्टेट कम हो जाएगा, यानी दोनों के दरमियान इन्वर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है. Thus, drugs with small क्लियरेंस विल टेक ए लॉन्ग टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट, क्योंकि उसका स्टेडी स्टेट काफ़ी देर में और हाई जो होगा वो अचीव होगा क्योंकि उसकी क्लियरेंस स्मॉल है. ऑल्दो दिस न्यूअर अप्रोच इज़ प्रेफर्ड टू सम क्लिनिकल फार्मासिस्ट, द अल्टरनेटिव अप्रोच टू पैरामीटर एस्टिमेशन was known for some time in classical pharmacokinetic, and equation 6.21 यानी ये वाली जो equation 6.21 जो है वो has been applied in population pharmacokinetics to estimate both clearance and VD in individual patient with one or more data points. एक से ज़्यादा डेटा पॉइंट पे आप उसके ज़रिए जो है वो आप इस फार्मूले से क्लियरेंस और VD मालूम करते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर में, यानी जब रिसर्च कर रहे होते हैं rather than clinical perspective. However, clearance in patients may differ greatly from subject in the population, especially subjects with different renal function. Clearance जो होगी वो patient की differ करेगी greatly, ख़ास तौर से किन patient में, आम population में, और वो population जिनका renal function different है या decline है. Unfortunately, the plasma sample taken at time equivalent to less than one half-life after infusion was started may not be very discriminating due to small changes in drug concentration. अच्छा, अब क्या होता है कि अगर हम ये जो प्लाज्मा सैम्पल अगर लेते हैं जस्ट आफ्टर 1 आवर और जस्ट लेस देन वन हाफ लाइफ आफ्टर द इन्फ्यूजन वॉज स्टार्टेड, तो उससे ये होता है कि ड्रग की कंसंट्रेशन उस वक्त लेस डिस्क्रिमिनेटिंग होती है क्लियरेंस के हवाले से, लिहाजा उस वक्त ये लेना मुनासिब नहीं है. ब्लड सैम्पल्स टेकन 3 to 4 हाफ लाइफ्स लेटर आर मच मोर रिफ्लेक्टिव ऑफ देयर डिफरेंसेस इन क्लियरेंस, यानी वही है कि जब तक 90% जो हो जाए, यानी 3.32 हाफ लाइफ्स जो कि हमने यहाँ देखा था 90% के लिए, जो ये टेबल है हमारे पास जहाँ पे हमने टाइम टू स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन डिटरमिन किया था, तो वहाँ पर हमने इस बात को देखा था कि देखिए 3 to 4 हाफ लाइफ्स क्या बनेगा, ये टाइम टू रीच
90% ऑफ स्टेडी स्टेट विच इज़ 3.32 टी हाफ। तो इस वक्त अगर आप लेंगे एक प्लाज्मा सैंपल तो वो फिर क्लियरेंस जो देगा वो ज़्यादा एक्यूरेट देगा, यानी अगर पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रही होगी तो वो क्लियरली वहाँ पर हमें मालूम हो जाएगी। तो इस वजह से आम तौर पे जो प्लाज्मा सैंपल लिया जाए अगर हमें क्लियरेंस चेक करनी है तो फिर स्टेडी स्टेट उस स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन पर मालूम किया जाए जो कि कम से कम 90% हो, 95% हो या 99% हो तो भी बिल्कुल मुनासिब है। नाउ इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ऑफ 2 कंपार्टमेंट मॉडल ड्रग्स, ये अब तक हम जो कुछ पढ़ रहे थे 1 कंपार्टमेंट मॉडल के हवाले से पढ़ रहे थे। अच्छा, मैनी ड्रग्स गिवन बाय आईवी इन्फ्यूजन फॉलो 2 कंपार्टमेंट फार्माकोकाइनेटिक्स, जो है बहुत सारी ड्रग्स जो होती हैं वो मैनी ड्रग्स दे फॉलो 2 कंपार्टमेंट मॉडल। फॉर एग्जाम्पल द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थियोफाइलिन एंड लिडोकेन इन ह्यूमन्स आर डिस्क्राइब बाय 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल। थियोफाइलिन और लेडोकेन को ख़ास तौर से डिस्क्राइब किया गया है 2 कंपार्टमेंट मॉडल के हवाले से। विद 2 कंपार्टमेंट मॉडल ड्रग्स IV infusion requires a distribution and equilibrium of a drug before a stable blood level is reached। यानी IV इन्फ्यूजन में क्या होगा कि पहले तो ड्रग जब एंटर होगी तो डिस्ट्रीब्यूट होगी, पहले फर्स्ट कंपार्टमेंट में, फिर दूसरे कंपार्टमेंट में जाएगी और फिर उसके बाद उनके दरमियान एक इक्विलिब्रियम अचीव होगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ड्यूरिंग constant IV infusion, drug in the tissue compartment is in distribution equilibrium with the plasma, and thus constant CSS level will also result in the constant drug concentration in the tissue, that is no net change in the amount of a drug in tissue occur during the steady state। तो होगा यूँ कि जब ड्रग जो होगी वो IV इन्फ्यूजन के ज़रिए एंटर हो रही होगी तो टिश्यू प्लाज्मा कंपार्टमेंट के अलावा सेकंड कंपार्टमेंट यानी जो अनदर कंपार्टमेंट है टिश्यू कंपार्टमेंट है उसमें भी जाएगी, उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होगी और उसके बाद फिर एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा कि यानी ड्रग की क्वांटिटी इन टिश्यू और ड्रग की क्वांटिटी इन प्लाज्मा जो कि तकरीबन बराबर होगी। तो वो सिचुएशन दरअसल होगी वो जो कांस्टेंट ड्रग कंसंट्रेशन टिश्यू में होगी और प्लाज्मा में होगी, वो दरअसल सिचुएशन होगी जिसको हम कहेंगे CSS लेवल यानी स्टेडी स्टेट लेवल। और उस जब स्टेडी स्टेट लेवल अचीव हो जाएगा तो फिर टिश्यू की कंसंट्रेशन वही होगी जो कि प्लाज्मा की कंसंट्रेशन होगी, यानी ये क्योंकि दोनों के दरमियान एक इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। Although some clinicians assume that tissue and plasma concentration are equal when fully equilibrated, and kinetic model only predict that the rate of drug transfer into and out of the compartment are equal at steady state। अच्छा, अब जो बहुत सारे क्लिनिशियंस वो ये कहते हैं कि ठीक है हम उसको मान लेते हैं कि वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो होगी जो स्टेडी स्टेट होगी वो इक्विलिब्रियम में होगी बिटवीन प्लाज्मा एंड द टिश्यू, यानी दोनों में बराबर बराबर क्वांटिटी में होगी, लेकिन ये काइनेटिक मॉडल आपको सिर्फ प्रिडिक्ट करके बता रहा है कि ड्रग इन और ड्रग आउट जो है डिफरेंट कंपार्टमेंट में वो बराबर है और ये स्टेडी स्टेट की सिचुएशन है। अच्छा, इन अदर वर्ड्स ड्रग कंसंट्रेशन इन द टिश्यू आर ऑल्सो कांस्टेंट बट मे डिफर फ्रॉम प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अच्छा, दूसरे वर्ड में वो ये है कह रहे हैं कि ये ठीक है एक एस्टिमेशन है और एक प्रिडिक्शन है कि बराबर होगी, लेकिन असल में शायद ऐसा नहीं होता कि टिश्यू में जो ड्रग की कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट ज़रूर होती है लेकिन कुछ ना कुछ डिफ़र कर रही होती है वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन से। बट क्योंकि क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से इसकी कोई ख़ास सिग्निफिकेंस नहीं होती इस डिफरेंस की, इस वजह से फिर इसको इक्वल ही या इक्विलिब्रियम में ही कंसिडर किया जाता है। नाउ द टाइम नीडेड टू रीच स्टेडी स्टेट प्लाज्मा लेवल डिपेंड एंटायरली ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग। ठीक है, जो ड्रग टाइम स्टेडी स्टेट कितनी देर में अचीव होगा वो डिपेंड करेगा कि ड्रग कितनी देर में डिस्ट्रीब्यूट होती है बिटवीन द टिश्यूज, दैट इज़ वाई डिस्ट्रीब्यूशन हाफ लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट। द इक्वेशन डिस्क्राइब्स प्लाज्मा कंसंट्रेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज एज फॉलोज। ये इक्वेशन ड्राइव की गई है फॉर 2 कंपार्टमेंट मॉडल, IV इन्फ्यूजन 2 कंपार्टमेंट मॉडल। प्लाज्मा कंसंट्रेशन R यानी इन्फ्यूजन रेट, VP यानी प्लाज्मा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, K इज़ द एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, 1 माइनस K माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा एक्सपोनेंट माइनस अल्फ़ा टी। यहाँ पे ये बीटा क्या है, ये डिस्पोजिशन रेट कांस्टेंट है, अल्फ़ा क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट है, फिर ये अल्फ़ा माइनस K अल्फ़ा माइनस बीटा एक्सपोनेंट माइनस बीटा टी। वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर हाइब्रिड रेट कांस्टेंट, यानी अल्फ़ा क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट बिटवीन डिफरेंट कंपार्टमेंट, बीटा क्या है
डिस्पोजिशन रेट कांस्टेंट, यानी डिस्पोजिशन में दो चीज़ें हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन, एंड आर इज़ द रेट ऑफ इन्फ्यूजन. सो अगेन एट स्टेडी स्टेट व्हेन टाइम एट इन्फिनिटी, यानी टी जो होगा इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो फिर एक्सपोनेंट की वैल्यू विल ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो. ज़ीरो से ये वैल्यू मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे अंदर ब्रैकेट में सिर्फ 1 रह जाएगा, तो 1 इंटू दिस दैट इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू. सो वो स्टेडी स्टेट कंसनट्रेशन होगी और इक्वेशन अगेन वही आ जाएगी, CPSS इज इक्वल टू R अपॉन VPK, यानी स्टेडी स्टेट कंसनट्रेशन अगर हमें मालूम करना हो तो आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ स्टेडी स्टेट, तो वो R की वैल्यू रखें, प्लाज्मा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रखें और K रखें, तो उस वक्त जो कंसनट्रेशन हमें मिलेगी वो स्टेडी स्टेट कंसनट्रेशन होगी. और ये लॉजिक भी है कि इनफाइनाइट टाइम तक आते आते, क्योंकि हमने ये कहा ना यहाँ पे IV2 कंपार्टमेंट में कि ड्रग आएगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर इक्विलिब्रेट होगी बिटवीन टिश्यू एंड प्लाज्मा, तो वो जब तक टाइम उतनी देर में यहाँ पे टाइम इन्फिनिटी पे पहुँच जाएगा. जब ये आ जाएगा तो फिर ये वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू एक्सपोनेंट की पावर जो होगी ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो, फिर ज़ीरो से ये पूरी वैल्यू ब्रैकेट में जो है मल्टीप्लाई होगी, ये भी ज़ीरो हो जाएगी, इधर भी, तो फिर आखिर में ये सब ये हो जाएगा 1 माइनस ज़ीरो, तो ये तो ज़ीरो की ख़त्म हुई हो गया, तो अंदर ब्रैकेट में सिर्फ 1 रह जाएगा, तो आखिर में रह गया. और क्योंकि ये स्टेडी स्टेट वाली सिचुएशन है, यानी क्योंकि टाइम इन्फिनिटी है, लिहाजा ये CPSS वाली सिचुएशन कहलाएगी. तो हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन आ जाएगी वो यही होगी. नाउ बाय रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, द इन्फ्यूजन रेट फॉर ए डिज़ायर्ड स्टेडी स्टेट प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन में भी कैलकुलेटेड. इसी इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें जैसे हमने पहले किया था कि जो R को हमने एक तरफ रख दिया और VPK को CSS की तरफ ले गए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो फिर हम इससे फिर अगर हमें उस ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पता है प्लाज्मा में, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं, और जो कि प्लाज्मा हाफ लाइफ से कैलकुलेट हो सकता है, और अगर हमें जो भी उसका डिज़ायर स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन है उस पर उस ड्रग की R यानी रेट ऑफ इन्फ्यूजन हम डिटरमिन कर सकते हैं. तो ये हमारे पास एक मेथोडोलॉजी होगी जो कि ऑलमोस्ट सेम है वन कंपार्टमेंट की, बस फ़र्क ये है कि वहाँ पे VD यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है, यहाँ पे प्लाज्मा में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है. नाउ लोडिंग डोज ऑफ 2 कंपार्टमेंट मॉडल ड्रग्स. Now drugs with long half-life requires a loading dose to be more rapidly attain steady state plasma drug level. क्योंकि जिनकी लॉन्ग हाफ लाइफ होती है फिर उनके स्टेडी स्टेट अचीव होने में बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी, और जब बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी तो फिर ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमें ड्रग का रिस्पॉन्स क्विकली चाहिए, पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन में है और उसको हम चाहते हैं कि प्लाज्मा कंसनट्रेशन इमीडिएटली मेंटेन हो जाए, तो फिर हम उसको पेशेंट को लोडिंग डोज देते हैं. इट इज़ क्लिनिकली डिज़ायरेबल टू अचीव रैपिड थेराप्यूटिक ड्रग लेवल बाय यूजिंग द लोडिंग डोज. तो हम ये क्यों दे रहे हैं? ताकि रैपिड थेराप्यूटिक लेवल अचीव हो जाए और रैपिडली ड्रग का रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाए. हाउएवर फॉर ए ड्रग दैट फॉलो द 2 कंपार्टमेंट फार्माकोकाइनेटिक मॉडल, द ड्रग डिस्ट्रीब्यूट स्लोली इनटू द एक्स्ट्रावैस्कुलर टिश्यू कंपार्टमेंट और द कंपार्टमेंट 2. जबकि 2 कंपार्टमेंट मॉडल में ये होता है कि जैसा कि हम कहते हैं कि ड्रग तो हम बहरहाल इन्फ्यूज़ करते हैं IV यानी फर्स्ट कंपार्टमेंट में, उसके बाद वो स्लोली डिस्ट्रीब्यूट होती है एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यूज़ में, यानी जो अदर देन ब्लड वेसल्स यानी टिश्यू कंपार्टमेंट में, जिसको हम कंपार्टमेंट 2 भी कहते हैं. दस ड्रग इक्विलिब्रियम नॉट इमीडिएट, लिहाजा ड्रग का जो इक्विलिब्रियम होता है वो फ़ौरन अचीव नहीं होता. द प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन ऑफ ए ड्रग दैट फॉलो 2 कंपार्टमेंट मॉडल आफ्टर वेरियस लोडिंग डोज इज़ शोन इन फिगर 6.6. तो फिगर 6.6 को हम देखते हैं, ये है फिगर 6.6. अच्छा, ये है स्टेडी स्टेट कंसनट्रेशन. अच्छा, प्लाज्मा ड्रग लेवल आफ्टर वेरियस लोडिंग डोज एंड रेट ऑफ इन्फ्यूजन फॉर ए ड्रग दैट फॉलो 2 कंपार्टमेंट मॉडल. ठीक है. अच्छा, क्या किया है? प्लाज्मा ड्रग लेवल आफ्टर वेरियस लोडिंग डोज, मुख्तलिफ लोडिंग डोज दी गई हैं, और क्या किया है? रेट ऑफ इन्फ्यूजन भी यानी R भी स्टार्ट यानी IV इन्फ्यूजन भी स्टार्ट कर दिया गया. ए ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नो लोडिंग डोज, ये कि ये आपने स्टार्ट किया, ये फिर बढ़ता जा रहा है यहाँ तक कि स्टेडी स्टेट पे पहुँच जा रहा है, यानी इसमें आपने लोडिंग डोज नहीं दी है.
बी क्या कह रहा है, लोडिंग डोज आर अपॉन के यानी रैपिड इन्फ्यूजन। बी जो है वो क्या है, लोडिंग डोज है, या आपने लोडिंग डोज दी, ठीक है। लोडिंग डोज होने के बाद ये कर्व थोड़ा सा नीचे आया क्योंकि ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और उसके बाद फिर ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये दोनों मिलके फिर दोबारा स्टेडी स्टेट पे पहुंच गया। अच्छा, सी क्या है, लोडिंग डोज विथ स्लो इन्फ्यूजन, ये क्या है, रैपिड इन्फ्यूजन। और सी क्या है, लोडिंग डोज विथ स्लो इन्फ्यूजन, ठीक है। सी क्या है, लोडिंग डोज विथ स्लो इन्फ्यूजन। तो लोडिंग डोज में क्या होगा, लोडिंग डोज दी, ये एकदम कर्व यहाँ पे पहुँचा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लिया इसमें, ठीक है, क्योंकि इन्फ्यूजन स्लो है। तो उसके बाद फिर ये थोड़ी सी कंसंट्रेशन ऊपर भी जाएगी स्टेडी स्टेट से, लेकिन बहरहाल कुछ देर के बाद, सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ये स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगा। और डी क्या है, लोडिंग डोज अगेन विथ आर अपॉन बी रैपिड इन्फ्यूजन, ठीक है। वो क्या है, डी यानी ये वाला। तो लोडिंग डोज भी दी और रैपिड इन्फ्यूजन भी है, तो उस वजह से जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी वो CSS से बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी, जिसमें टॉक्सिसिटी का खदशा भी हो सकता है। तो ये 3 मॉडल हमने यहाँ पे, 3-4 मॉडल, 1 2 3 4 डिफरेंट सिचुएशन या 4 डिफरेंट मॉडल हमने यहाँ पे देखे हैं। नाउ अब इसी को हम यहाँ पे डिस्कस भी करने जा रहे हैं। If a loading dose is given too rapidly and drug may initially give excessive high concentration in the plasma central compartment, which then often decreases as a drug equilibrium reach to 6.6. तो अगर हम क्या कर रहे हैं कि loading dose is given too rapidly, बहुत तेज़ी से, and the drug may initially give excessive high concentration in the plasma, यानी शुरू में बहुत ज़्यादा concentration हो जाएगी, ये हो या ये हो, ठीक है, और फिर इक्विलिब्रियम ग्रेजुअली अचीव हो जाएगा। इफ़ नॉट पॉसिबल टू मेंटेन एन इंस्टेंटेनियस स्टेबल स्टेडी ब्लड लेवल ऑफ 2 कंपार्टमेंट मॉडल ड्रग विद ए जीरो ऑर्डर रेट ऑफ इन्फ्यूजन, देयरफॉर ए लोडिंग डोज प्रोड्यूसेस एन इनिशियल ब्लड लेवल आइदर स्लाइटली हायर और लोअर देन द स्टेडी स्टेट ब्लड लेवल। वो ये कह रहे हैं कि अगर फ़ौरन के फ़ौरन स्टेनियसली जो है वो मेंटेन नहीं हो रही है, स्टेबल स्टेडी स्टेट लेवल नहीं आ रहा 2 कंपार्टमेंट में विद ज़ीरो ऑर्डर इनपुट ऑफ द ड्रग यानी IV इन्फ्यूजन के ज़रिए, तो लोडिंग डोज जो है वो 2 सिचुएशन क्रिएट कर सकती हैं कि या तो स्लाइटली हायर या स्लाइटली लोअर लेवल देन द स्टेडी स्टेट। जैसा कि यहाँ पे है ये कि बी के केस में ये थोड़ा सा लोअर है स्टेडी स्टेट से, और ये दोनों स्लाइटली हायर है। To overcome this problem, several IV bolus injection given as short intermittent IV infusion may be used as a method of administration a loading dose to the patient। लिहाजा मुख्तलिफ मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं जो यहाँ पे हमने देखे हैं, तो जो अप्रोप्रिएट हो उस ड्रग के हवाले से। ख़ास तौर से ये वाली सिचुएशन जो डी वाली है इसको ख़ास तौर से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बी और सी वाली सिचुएशन है ये ओके एक्सेप्टेबल है, लेकिन डी वाली सिचुएशन क्योंकि स्टेडी स्टेट से बहुत ज़्यादा इनिशियल कंसंट्रेशन जा रही है, तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कहीं ये टॉक्सिसिटी तो क्रिएट नहीं करेगी। अगर नहीं करेगी तो ठीक है, जाने दें, और अगर ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगी तो फिर दिस इज़ ए प्रॉब्लम, फिर इसको कम करना पड़ेगा। यानी मॉडल बी और सी आर मोर अप्रोप्रिएट। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया लोडिंग डोज ऑफ 2 कंपार्टमेंट मॉडल ड्रग। नाउ नेक्स्ट इज़ द apparent volume of distribution at steady state 2 compartment model। 2 compartment model में steady state concentration क्या होगी? After administration of any drug that follow 2 compartment kinetic, plasma drug level will decline due to elimination and some redistribution will occur as drug in tissue diffuse back into the plasma fluid। अच्छा, जब भी आप एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं IV इन्फ्यूजन के ज़रिए, तो ड्रग जो होती है वो पहले तो क्या करती है, 2 कंपार्टमेंट मॉडल को फॉलो करते हुए जो ड्रग एलिमिनेशन का स्टार्ट होगा वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, उसकी वजह से कुछ ना कुछ ड्रग डिक्लाइन होगी। उसके बाद फिर ड्रग की क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी, यानी वो पहले प्लाज्मा से टिश्यू में जाएगी, टिश्यू से वापस प्लाज्मा में आएगी, तो ड्रग की कंसनट्रेशन वेरी करेगी। द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एट स्टेडी स्टेट, यानी जब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगा तो उस वक्त वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इज़ द हाइपोथेटिकल स्पेस इन विच द ड्रग इज़ अज्यूम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये एक हाइपोथेटिकल स्पेस है जिसमें ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है बिटवीन टिश्यू एंड द प्लाज्मा, यानी दोनों कंपार्टमेंट में।
the drug of the plasma, the product of the plasma drug concentration with VD steady state will give the total amount of a drug in the body at the time P, such as the CPSS into VDSS. तो यानी अगर हम CPSS उस वक्त क्या है वो ले लें, मल्टीप्लाई करें VDSS से, तो उससे क्या होगा कि टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी कितना है जो कि डिस्ट्रीब्यूट है दोनों कंपार्टमेंट में, वो हमें मिल जाएगा. सो दिस विल बी कॉल्ड एज अमाउंट ऑफ ए ड्रग इन बॉडी एट स्टेडी स्टेट. At steady state condition, the rate of drug entry into the tissue compartment from the central compartment is equal to the rate of drug exit from the tissue compartment into the central compartment. Steady state concentration पे क्या होगा? Rate of drug entry into the tissue compartment from the central compartment is equal to the rate of drug exit from the tissue compartment into the central compartment. यानी टिश्यू कंपार्टमेंट और सेंट्रल कंपार्टमेंट में ड्रग की एंट्री इस तरह से चलेगी कि ड्रग जो होगी प्लाज्मा से टिश्यू कंपार्टमेंट में जाएगी और टिश्यू से वापस जब प्लाज्मा कंपार्टमेंट में आएगी, तो दोनों का जो होगा वो इक्विलिब्रियम में चल रहा होगा. यानी जितनी ड्रग जो है वो टिश्यू से प्लाज्मा में जा रही है, उतनी ही प्लाज्मा से वापस टिश्यू में जा रही है. तो इसको ये इक्विलिब्रियम होगा और यही दरअसल स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन है. नाउ दीज रेट्स ऑफ ड्रग ट्रांसफ़र आर डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. dt drug in tissue, dp drug in plasma. K21 means transfer rate of drug from 2 to 1, यानी कंपार्टमेंट 2 से कंपार्टमेंट 1. और यहाँ पर क्या है K12 यानी ट्रांसफ़र रेट ऑफ ड्रग फ्रॉम कंपार्टमेंट 1 टू कंपार्टमेंट 2. और हमने ये कहा कि जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो ये दोनों इक्वल होंगे, यानी दिस साइड ऑफ इक्वेशन विल बी इक्वल टू दिस साइड. अच्छा, अगर dt को हम यहाँ रखें तो dp K2 और ये K21 नीचे आ जाएगा. तो अगर हमारे पास ये दो जो माइक्रो कांस्टेंट है ये हमें मालूम हो और dp मालूम हो प्लाज्मा ड्रग लेवल, तो फिर हम ड्रग इन टिश्यू भी मालूम कर सकते हैं. सो बिकॉज द अमाउंट ऑफ ए ड्रग इन द सेंट्रल कंपार्टमेंट dp इज इक्वल टू VpCp, सो बाय सब्सटीट्यूटिंग इन द इक्वेशन 1 dp की जगह हम Cp Vp भी रख सकते हैं, क्योंकि जो D जो होता है वो ड्रग जो होती है वो Cp इंटू Vd के बराबर होती है, यानी dp इज इक्वल टू Cp इंटू Vp. ठीक है, जो कि यहाँ पर है यही Cp इंटू Vp, dp इज इक्वल टू Cp इंटू Vp, जो कि हमने इसी बुक के फर्स्ट चैप्टर में मौजूद है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में और थर्ड चैप्टर में मौजूद है. सो नाउ द टोटल अमाउंट of a drug in the body at a steady state is equal to the sum of the amount of a drug in the tissue and the amount of the drug in the central compartment dp. जो टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग होगा वो क्या होगा dt प्लस dp, यानी ड्रग इन टिश्यू प्लस ड्रग इन प्लाज्मा, जो दैट विल बी टोटल ड्रग कंसंट्रेशन और नॉट कंसंट्रेशन, ड्रग अमाउंट. Therefore the apparent volume of distribution at a steady state may be calculated by dividing the total amount of a drug in the body by concentration of a drug in the steady state, that is called VDSS is equal to dp plus dt upon Cp, क्योंकि Vd is equal to drug in body db upon Cp. db क्या है यहाँ पे? ड्रग इन प्लाज्मा प्लस ड्रग इन टिश्यू. तो इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं. इसको और अगर सिंप्लीफाई करना चाहें, दोनों की इक्वेशन लगाएं, dp की जगह हम Cp Vp लिख दें, dt की जगह हम ये इक्वेशन लगा दें. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 6.27 इन इक्वेशन 6.28, यानी ये एक्सप्रेसिंग dp एज Cp Vp, यानी dp की जगह Vp Cp रख दिया, इज़ मोर यूजफुल इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग द Vd एट स्टेडी स्टेट. तो अब अगर हमने इसमें dp की वैल्यू रखी, dt की वैल्यू जो ये है वो रखी, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ गई VDSS इज इक्वल टू Cp Vp प्लस K12 Vp Cp अपॉन K21 अपॉन Cp. दिस इज इक्वेशन थ्रू विच वी कैन डिटरमिन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एट स्टेडी स्टेट. नाउ विच रिड्यूसेस टू, अगर इस इक्वेशन में जो हम कैंसिल कर सकते थे वो हमने कैंसिल कर दी. लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ से पहले तो हमने Cp कॉमन निकाला. ठीक है, जब Cp कॉमन निकाला तो ये Cp से Cp कैंसिल हो गया और हमारे पास जो इक्वेशन फिर फाइनली ड्राइव होकर आ गई VDSS इज इक्वल टू Vp प्लस K12 अपॉन K21
Vp, ये फिर सिंप्लीफाइड इक्वेशन 6.30 आ गई। तो यानी इससे हमें ये पता चला कि अगर हमें किसी ऐसी ड्रग जिसके जो कि 2 कंपार्टमेंट मॉडल को फॉलो करती है IV इन्फ्यूजन में, उसका अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एट स्टेडी स्टेट मालूम करना हो तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमें एक तो चाहिए वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लाज्मा, दूसरा रेट कांस्टेंट, माइक्रो रेट कांस्टेंट, यानी ट्रांसफ़र ऑफ ड्रग फ्रॉम कंपार्टमेंट 1 से कंपार्टमेंट 2 and the another one from compartment 2 to compartment 1. It is very simplified equation. Now in practice this equation 6.30 यानी ये equation to calculate the VDSS, तो ये equation यूज़ की जाती है प्रैक्टिस में VDSS डिटरमिन करने के लिए। The VDSS or volume of distribution steady state is a function of the transfer constant K12 K21 which represents rate constant of drug going into and out of the tissue compartment respectively. और ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि K12 और K21 क्या है, ट्रांसफ़र रेट कांस्टेंट है बिटवीन, यानी K12 क्या है, कंपार्टमेंट 1 से कंपार्टमेंट 2 किस रेट से ड्रग ट्रांसफ़र हो रही है, यानी प्लाज्मा से टिश्यू में, और K21 क्या है, कंपार्टमेंट 2 से वापस 1 में ड्रग किस रेट से आ रही है, यानी टिश्यू से वापस प्लाज्मा में किस रेट से ट्रांसफ़र हो रही है। The magnitude of VDSS is dependent on the hemodynamic factors responsible for drug distribution and the physical properties of a drug. Properties which in turn determine the relative amount of intra and extravascular drugs. अच्छा, VDSS जो है वो डिपेंडेंट है हेमोडायनेमिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी वहाँ ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी, जहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होगी वहाँ ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी। इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी, लाइक फॉर एग्जांपल अगर ड्रग जो है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके टिश्यू में जा सकती होगी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो उसको सपोर्ट करती हैं, तो ड्रग ट्रांसफ़र होगी एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू पे, वरना फिर वो सेंट्रल कंपार्टमेंट यानी कंपार्टमेंट 1 में ही रहेगी। तो VDSS जो होगा वो इन फैक्टर्स पर ज़रूर, इसके अलावा डिपेंडेंट ज़रूर होगा। अनदर टर्म यूज इन द 2 कंपार्टमेंट मॉडल इज़ VD बीटा, यानी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बीटा और डिस्पोजिशन रेट कांस्टेंट। VD beta is often calculated from the total body clearance divided by the beta. Unlike the steady state volume of distribution, VD beta is influenced by elimination of a beta at the beta phase. और जो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, VD beta is often calculated by the total body clearance divided by beta, यानी CLT upon beta, ठीक है, CLT upon beta के ज़रिए करते हैं, ठीक है, क्योंकि अनलाइक द स्टेडी स्टेट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन VD बीटा जो है वो इन्फ्लुएंस जो ज़्यादा डिपेंडेंट है वो किस पे, बीटा फेज पे, जिसमें एलिमिनेशन जो है वो हो रही होती है, जो कि डिस्पोजिशन रेट कांस्टेंट कहलाता है, क्योंकि जो एलिमिनेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का कंबाइंड हाइब्रिड कांस्टेंट है। अच्छा, रिड्यूस ड्रग क्लियरेंस फ्रॉम द बॉडी में इंक्रीज द एरिया अंडर द कंसंट्रेशन, यानी जब ड्रग की क्लियरेंस कम होगी तो लाज़मी बात है उसका एरिया अंडर द कर्व इंक्रीज हो जाएगा। सच दैट द VD बीटा इज आइदर रिड्यूस और अनचेंज डिपेंडिंग ऑन द बीटा एज शोन इन इक्वेशन। VD बीटा इज इक्वल टू ऑल्सो कॉल्ड VD एरिया, यानी एरिया अंडर द कर्व, इज इक्वल टू D नॉट अपॉन बीटा AUC एट इन्फिनिटी, यानी एरिया अंडर द कर्व, यानी अगर हमें VD बीटा निकालना हो विच इज़ इक्वल टू VD एरिया, यानी एरिया अंडर द कर्व, दैट विल बी इक्वल टू ड्रग, यानी D नॉट डोज कितनी दी है डिवाइडेड बाई बीटा कांस्टेंट, ठीक है, अपॉन एरिया अंडर द कर्व जो उस ड्रग का आ रहा है। सो नाउ अनलाइक VD बीटा, VDSS इज नॉट अफेक्टेड बाई चेंज इन द ड्रग एलिमिनेशन। अच्छा, दोनों में फ़र्क क्या है VD बीटा और VDSS में, कि VD बीटा जो है उस पर ड्रग का एलिमिनेशन अगर चेंज होगा तो VD बीटा चेंज हो जाएगा, लेकिन VDSS पे एलिमिनेशन रेट चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। VDSS रिफ्लेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय प्लाज्मा एंड द टिश्यू पूल एंड द स्टेडी स्टेट इज रीच्ड। VDSS क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम बिटवीन टिश्यू कंपार्टमेंट एंड प्लाज्मा कंपार्टमेंट। ऑल्दो दिस वॉल्यूम इज नॉट यूजफुल इन कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ ए ड्रग इन बॉडी ड्यूरिंग प्री स्टेडी स्टेट, यानी VD SS को जो है हम नहीं यूज़ कर सकते अमाउंट ऑफ ड्रग मालूम करने के लिए
जब तक स्टेडी स्टेट अचीव ना हो जाए, यानी प्री स्टेडी स्टेट नहीं। ये तो जब ही हेल्पफुल होगा जब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगा। So multiplied by steady state plasma drug concentration CSS yield the amount of a drug in the body, तो VDSS into CSS वो उसी सूरत में एप्लीकेबल होगा, यानी ये वाली इक्वेशन VDSS into CPSS जब ही एप्लीकेबल होगी जब के स्टेडी स्टेट अचीव हो चुका है। दिस वॉल्यूम इज ऑफन यूज टू डिटरमिन द लोडिंग डोज नेसेसरी टू अपलोड द बॉडी टू डिज़ायर प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन। आमतौर पे VDSS को यूज़ किया जाता है किस मकसद के लिए? सिर्फ लोडिंग डोज कैलकुलेट करने के लिए। एज इक्वेशन 6.30 VDSS इज सेवरल टाइम्स ग्रेटर देन VP। VDSS जो होगा वो VP से ग्रेटर होगा, ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ द प्लाज्मा कंपार्टमेंट, क्योंकि VP जो है क्या है, वो सिर्फ प्लाज्मा कंपार्टमेंट का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, और VDSS क्या है, क्योंकि ये प्लाज्मा और टिश्यू दोनों कंपार्टमेंट का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। सो दे डिफर समवॉट इन वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द ट्रांसफ़र रेट कांस्टेंट, और ट्रांसफ़र रेट कांस्टेंट पे डिपेंड कर रही होगी VDSS की वैल्यू। जितना ज़्यादा ट्रांसफ़र रेट कांस्टेंट होगा VDSS की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी कंपेयर टू प्लाज्मा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसके साथ ही हमने ये पोर्शन कंप्लीट कर लिया, IV इन्फ्यूजन कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमारे पास जो स्टार्ट हो रहे हैं लर्निंग क्वेश्चंस और द केसेस और प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स, इसको हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू वेरी मच।